नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम स्वर संधि को समाप्त करने के अनंतर व्यंजन संधि को प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। उनको आप जानेंगे, उनको आप समझेंगे। जैसे आपने स्वर संधि को मेरे साथ में पूरी तरह से सीखा, जाना और अपने अंतरात्मा में उसको समाहित करने का प्रयास किया, ऐसे ही कुछ व्यंजन संधि को भी हमको देखना है। देन हम विसर्ग संधि को देखेंगे। आप जल्दी ही आने वाली लगभग 4 के आसपास कक्षाओं में संधि को पूरा कर लिया, निश्चिंत रहें। देन हम समास को पढ़ेंगे और इसी तरह से हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सभी को राम राम, आप सभी को खमा घणी, आप सभी को सुप्रभात, आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। खूब प्रसन्न रहिए, क्योंकि इस बार कंधों पर सितारे सजाने की बारी है और जरा सी भी लापरवाही दुर्घटना को आमंत्रण कर सकती है। चलिए चलिए शुरू करते हैं जी। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद गाइस। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से हमको समझना है। हम लोग संधि को देख रहे हैं ना, हम लोग संधि को देख रहे हैं और संधि से आप बहुत अच्छी तरह परिचित तो हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो संधि दूसरी प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम है व्यंजन संधि। कौन सी है बेटे? उसका नाम है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के संदर्भ में आपकी बात कर रही है। देखो, अब हम अभी तक हमने क्या समझा था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि स्वर के बाद स्वर आ जाए, कोई सा भी कैसे भी आ जाए। हमने पांचों की पांचों कंडीशन समझी थी। पहली कंडीशन में एक ही जात बिरादरी वाले स्वर एक साथ आ रहे थे, यानी ए और आ, वो मिलकर के बड़े बन रहे थे। उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन में ई और ई, तीसरी वाली कंडीशन में ऊ और ऊ, एक ही संधि के अंतर्गत, जिसको दीर्घ संधि कहा जाता है। यानी सवर्ण स्वर आपस में किसी भी प्रकार आए वो मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। उसके बाद क्रम शुरू होता है ए आ के बाद भिन्न स्वरों के आने का। और यदि ए आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या री आ जाते हैं तो वो मिलकर के ए ओ अर में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जो गुण संधि के अंतर्गत आता है। फिर तीसरी वाली संधि जिसको वृद्धि कहा जाता है, वहां पर ए और आ के पश्चात ए और आई, ओ और औ आते हैं, जहां पर क्रमशः आई और औ हो जाता है। देन अगली जो यण संधि है, वहां पर ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वरों की आने की परंपरा है। और ई के बाद भिन्न स्वर आने से य हो जाता है, ऊ के बाद व हो जाता है, री के बाद रे हो जाता है। और पांचवी जिसको अय आदि संधि कहा जाता है, अय के बाद आदि में आय, अव और आव हैं, जो क्रमशः ए आई ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आने से निर्मित होते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और दिमाग में ये चीजें सेट हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, इस पे ध्यान मत दो, ये ना टाइम ना ऑटोमेटिकली नेट से कनेक्टेड है और ये अपने आप से चेंज होता रहता है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर आज स्थिति यह है कि वहां पर स्वर के बाद स्वर मिलने थे। यहां पर पहले क्या था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, पहले ये वाली स्थिति थी, है ना। अब सुर की नदियां व्यंजन से जब जाकर मिल जाती है, तब मेरे आगे तेरे भी आगे व्यंजन संधि आती है। तो पहले स्वर आए बाद में व्यंजन, पहले व्यंजन बाद में स्वर हो, या व्यंजन के साथ व्यंजन हो। ये तीनों कंडीशन व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। तो स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए और व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, ये तीनों की तीनों स्थितियां कहां पर जाती हैं? ये तीनों की तीनों स्थितियां व्यंजन संधि के अंतर्गत जाती है। ये ही इसकी परिभाषा को भी जन्म देता है। क्या? ये भी इसके बाद इसकी परिभाषा को जन्म देता है कि आपका व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर आने से, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है, मूल क्या है? विकार। विकार जो हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है, उसी को हम संधि कह रहे हैं। ठीक है,
तो जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहा जाता है प्यारे। उसको क्या कहा जाता है? उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। बिल्कुल किताबी परिभाषा नहीं है, वास्तविक परिभाषा है जो अभी अभी यहाँ पर लिखी गई है, जो अभी अभी यहाँ पर बताई गई है। बात समझ में आपको आ रही होगी? हाँ जी, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। ठीक है, चलिए। अब यहां पर एक बात समझनी है। अब एकदम से आपके पास आएगा, एकदम से एक प्रश्न आपके पास आएगा कि सर एक बात समझाने का प्रयास करो कि व्यंजन जो है, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहे हैं। तो यहां पर हमको एक बात समझनी है कि व्यंजन के भेद कितने हैं, है ना? व्यंजन संधि के भेद कितने हैं? क्या है बेटे? व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद सर हमको बताइए। व्यंजन संधि के भेद, जैसे हमारे संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। जैसे हमारे संधि के 3 भेद हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया पंकज, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां पर हमारी बात आई थी कि भाई 3 भेद हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत भी हमने देखने का प्रयास किया, उसको भी हमने जानने का प्रयास किया कि हमारे 5 प्रकार की स्वर संधियां हैं, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि हैं। तो एकदम से प्रश्न आएगा कि व्यंजन संधि जब अलग से आ रही है तो इसके कितने भेद हमारे हो जाएंगे? तो यहां पर आपको लिखना है कि कोई भेद नहीं, है ना? कोई भेद नहीं, यहां पर कोई भेद नहीं है। स्वर व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। तो तुरंत एकदम से प्रश्न आएगा कि सर फिर होता क्या है? तो यहां पर नियम होते हैं। क्या होते हैं बेटे? यहां पर होते हैं नियम। व्यंजन संधि के क्या होते हैं? नियम होते हैं। व्यंजन संधि में नियम होते हैं और सेम स्थिति जो है वो विसर्ग संधि के साथ में भी है। इनके कोई भेद नहीं होते, है ना? इनके, हाँ। ठीक है। हाँ, व्यंजन संधि के भी यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको समझना है, नियम होते हैं। तो आइए कुछ नियमों की, अगर आप पुस्तकों को देखने का प्रयास करेंगे तो पुस्तकों में वैयाकरणों ने बहुत अच्छी तरह से नियमों को लिखा है और उनको ना नंबर वाइज लिख दिया है। ज्यादातर पुस्तकों में आप देखो तो मैंने अपनी छोटी सी मति से उन सारे नियमों को कुछ कंबाइंड कर करके अलग अलग ले जाने का प्रयास किया है। तो उनको नाम भी मैंने अपने आप से देने का प्रयास किया है, जो कि एक सफल प्रयास जैसा मुझे लगता है। बाकी आप बताना कि वैसी स्थिति आपको सही लगती है कि नहीं लगती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि स्वर और व्यंजन वाली कंडीशन, क्योंकि व्यंजन व्यंजन वाली कंडीशन तो है ही है और ये कंडीशन भी आगे चलकर हमारी आ जाएगी। कहां पर? जब हम प्रथमाक्षर नियम को देखेंगे। तो ये तीनों कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन तीनों कंडीशन में सबसे पहले स्वर के बाद व्यंजन को हम देखना शुरू करते हैं और व्यंजन को हम जानना शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग देखें, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करें लाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर प्लस व्यंजन, है ना? स्वर प्लस व्यंजन नियम, ऐसे लिख लो आप। सबसे पहले स्वर प्लस व्यंजन नियम के अंतर्गत हमको 2 नियमों को पढ़ना है और 2 नियमों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें हमको समझ में आएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर नंबर 1, नियम नंबर 1, है ना? नियम नंबर 1 स्वर प्लस व्यंजन नियम के अंतर्गत नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 क्या कहता है? इसके उदाहरणों को भी समझना है, बहुत गंभीरता से देखना है, बहुत गंभीरता से जानने का हमको प्रयास करना है कि स के पहले, है ना, क्या है आपका? स जो होता है ये कौन सा सकार है? ये आपका दंत्य सकार है। स के पहले, हाँ हाँ, बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल सिखा रहे हैं बेटे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो स के पहले, स के पहले या स से पहले, स से पहले, स से पहले अ या आ को छोड़कर, स से पहले अ या आ को छोड़कर, अ
या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो स श में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? श श में बदल जाता है। श श में बदल जाता है। जो स है वो श में बदल जाता है। ध्यान से देखना है क्या बोला जा रहा है, एक बार और ध्यान से समझो। ये जो हमारा सकार होता है, दंत्य सकार होता है, अगर इससे पहले किसको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर, यानी कि इनके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, स से पहले अगर ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, कोई भी स्वर आ जाता है, तो ये जो स है ना, ये वाला स जिससे पहले आ रहा है, ये हमारे श में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? श में बदल जाता है। जैसे आप उदाहरण देखने का प्रयास करो तो हमको बहुत अच्छे से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जैसे किसी ने बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे से बताया, वी धन सम, किसी ने लिखा वी धन सम लिखा है ना, वी धन सम लिखा। जैसे किसी ने लिखा नी धन सिद्ध, नी धन सिद्ध, नी धन सिद्ध लिखा। तो ये दो एग्जाम्पल पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है और जानने का प्रयास करना है ना। इसका आंसर करने का प्रयास करो। हाँ बताओ। हाँ अभिषेक प्रजापति, नहीं चिंता मत करो, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत बढ़िया है इमराज सर। सब चीज देखो, अपने को ना, अपने को क्लास फालतू लग सकती है। हो सकता है कि मैं 4 महीने में अगर सिलेबस पूरा करने वाला हूं तो 5 महीने में उसको पूरा करूं, बट जिस दिन वो पूरा होगा ना और आप क्वेश्चन लगाओगे शुरू से आखिरी तक, आत्मा ना आशीर्वाद देगी मेरे को कि भाई मास्टर जुग है ना, जुग जुग जियो। तो उत्तर देने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? है ये देखो स है ना, स है, और स से पहले अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है? व के पहले ई है और सामने से देखो ये स उतरा है। तो क्या आप इस बात को नहीं मान रहे कि स के पहले ए और आ को छोड़कर कोई स्वर है? और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये जो स है ना, ये श में बदल जाएगा और सीधे सीधे यहां पर क्या शब्द आ जाएगा? ये तो जू का तू रहेगा, ये बदलेगा किसमें? तो ये शब्द बन जाएगा विषम। क्या बन जाएगा बेटे? विषम शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है कि स के पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हमारा आता है तो स जो है वो हमारा श में बदल जाता है। दैट्स ऑल, बात खत्म। और सेम स्थिति आपकी यहां बनने वाली है। ये देखो यहां पर क्या है? सी, ये ना सी है, तो ये क्या है एक्चुअली में? तो ये स है, स के पहले स के साथ में आपका ई लगा हुआ है। इसको अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो ये न है और न के साथ में आपका ई लगा हुआ है, न के साथ में आपका ई लगा हुआ है। तो आप प्यारे यहां पर देखने का प्रयास करो कि स के पहले ए और आ को छोड़ करके स्थिति अलग है। तो ये जो स है ये हमारे श में बदल जाएगा, मात्रा वही उसी तरह से उसकी लग जाएगी। तो यहां पर जो शब्द हमारा बन जाएगा वो ये तो जू का तू रहने वाला है, ये जो स है ये श में बदलेगा तो शब्द यहां पर बन जाएगा निषिद्ध। निषिद्ध करने का अर्थ क्या होता है? निषिद्ध का अर्थ होता है मना करना, है ना। निषिद्ध का अर्थ होता है किसी चीज को मना करना, मनाही के अर्थ में ये आपका प्रयोग होता है। और ये सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो स के पहले क्या हो जाए बेटे? स के पहले अगर ए और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा वो स श में बदल जाता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, समझाओ। हाँ बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ वापस तोड़ना हो तो इसी तरह से टूट जाता है। हाँ इसी तरह से आप तोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई बलवीर डागर जी, बहुत बढ़िया। अगले सिद्धांत पर हम लोग चलें, अगले नियम पर चलें, स्वर के बाद व्यंजन के वाला। ठीक है, अगला नियम हम देखते हैं और अगले नियम को आप समझने का प्रयास करें। क्या कह रहा है अगला नियम? क्या कह रहा है अगला नियम? नियम नंबर 2 इसी के अंतर्गत जो आता है, नियम नंबर हमारा 2 आ जाएगा। और नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि, हाँ, यदि छ के पहले, किसके पहले? जो ये होता है छ, छ के पहले या छ से पहले, छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए,
कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, छ के पहले कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होगा लाडले प्यारे? तो छ के छ के साथ छ के साथ छ के साथ च जोड़ देते हैं। च, ये च हलंत वाला है, यानी कि ये आधा च की यहां पर चर्चा हो रही है, ठीक है, आधे च की। च जोड़ देते हैं, च जोड़ देते हैं, च जोड़ देते हैं, छ के साथ च जोड़ देते हैं। ध्यान से एक बार और मेरी बात समझने का प्रयास करिए। ये बोल रहा है कि छ के पहले कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, ए आ इत्यादि कोई भी स्वर आ जाए तो जो छ है ना, इसके सामने च जोड़ देते हैं, यानी कि इसका बाइक प्रोडक्ट क्या होगा? इसका बाइक प्रोडक्ट ये हो जाएगा च छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? च छ हो जाएगा। छ के सामने च जोड़ देते हैं तो हमारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आप यहां पर देखने का प्रयास करो, इसके उदाहरणों की तरफ मैं लेकर के चलता हूं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे हम लिखें यहां पर आधन छादन, क्या लिखें? आधन छादन, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आधन छादन लिखें। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें परिधन छेद, क्या लिखें? परिधन छेद, है ना, परिधन छेद। और जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें अनुधन छेद, अनुधन छेद लिखें, हम अनुधन छेद लिखें। तो आप एक बात देखने का प्रयास करो लाडले प्यारे कि यहां पर ये है छ, ठीक है, छ है, और छ के पहले क्या आ रहा है हमारा? स्वर आ रहा है आ। क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है हमारा आ। तो सिद्धांत यहां पर क्या बात बोलने का प्रयास कर रहा है कि छ के पहले कोई भी स्वर आ जाए तो छ के साथ में च छ, है ना, च जोड़ देते हैं, जिससे परिणाम निकलता है च छ। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? यहां पर शब्द बन जाएगा आच्छादन। क्या बन जाएगा? आच्छादन शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? आच्छादन शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है एक तरह से ढकना, है ना। इसके अर्थ की बात अगर हम लोग करें तो आच्छादन मतलब किसी चीज को ढकना, ढकने के अर्थ में आच्छादन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, आच्छादन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप इसी को बनाना चाहो परिधन छेद, तो परिधन छेद यहां पर छ है, छ से पहले आप देखो यहां पर ई है, तो ई यहां पर आ रहा है, तो यही सिद्धांत है कि छ से पहले कोई भी, छ के पहले कोई भी स्वर आए तो छ से पहले च जोड़ देते हैं, यानी च छ की स्थिति बन जाती है। परिधन छेद आपका क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। और सेम स्थिति हमारी यहां पर अनुधन छेद के साथ बनेगी, क्योंकि छ के पहले आप देख रहे हो यहां पर ऊ स्वर के रूप में विराजमान है, तो यहां पर अनुधन छेद हमारा क्या हो जाएगा बेटे? अनुच्छेद शब्द बन जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद शब्द बन जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्या मुश्किल है बताओ? उसमें कुछ मुश्किल है? बताना एक बार। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम्म, बताइए, समझाइए, एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देंगे बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास लग जाए फालतू, बट समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आया और उससे भी मामला रह जाता है तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात है यहां पर। ये बात, हाँ, इसमें अभी देखो, अगर आपके पास आएगा आच्छादन, तो इतना तो आपको भी पता रहेगा कि ये आच्छादन हो रहा है यहां पर, तो छ के सामने ये आ आया है जब ही जुड़ा है ना। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको क्लियर। परिधन, परिच्छेद को आप तुरंत एकदम से लिख दोगे परिधन छेद, अनुच्छेद को आप तुरंत, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा मेल नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ मेल होकर के विकार नहीं हो रहा है, क्लियर दिख रहा है। अनुच्छेद का ये क्लियर आपका रहेगा। मान लिया अनुच्छेद का पूछ लिया, संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन में सीधे लिखा रहेगा अनुधन छेद, अनुजन छेद, अनुधन छेद, आप क्लियर देख के समझ जाओगे। आपको अगर नियम पता है तो आप व्यंजन संधि में तो बिल्कुल भी फंसने नहीं वाले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पर क्या बोला जा रहा है नियम नंबर 2 में, कि यदि छ के पहले, यानी छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, और कोई भी स्वर इन द सेंस मैं मान के चल रहा हूं स्वर आपको पता होंगे कि ए है, आ, ई उ री, ए, आई, ओ और औ, ये आपके स्वर हैं। इनमें से अगर कोई भी आ जाता है
तो छ के साथ में च जोड़ दिया जाता है, यानी बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अगर छ के साथ में या छ के साथ में, तो ये च छ बन जाएगा, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो आधन छादन, छ के पहले आ है तो आच्छादन बन जाएगा। परिधन छेद, छ के पहले ई है तो परिच्छेद, और अनुधन छेद, छ के पहले उ है तो अनुच्छेद हमारा यहां पर ये बन जाएगा। बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा है एक एक नियम कोई बताओ, नियम नंबर 1 कोई बताओ। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि स के पहले ए और आ को छोड़कर, यानी ए और आ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आ सकता है, उसके अलावा कोई भी आ सकता है, कोई भी स्वर आ जाए तो जो स है ना दंत्य सकार जो है वो मूर्धन्य शकार में बदल जाता है, यानी वी धन सम। तो स से पहले आप देखो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो वी धन सम, ये जो स है ये श में बदल जाएगा, विषम हो जाएगा। और नी धन सिद्ध, नी धन सिद्ध, तो स से पहले ई आ रहा है हमारा निषिद्ध बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, बात समझ में आई? ठीक है, बताइए समझ में आ रही है बात, कोई इशू कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। हाँ हाँ संजय, मैं आपकी बात पे ध्यान रखूंगा, प्रयास करेंगे मैं आगे चलकर। हाँ हाँ दिनेश सर, अगर ए और आ जाए तो क्या हो, तो इसके संदर्भ में कोई भी नियम नहीं लिखा है। हाँ, पर मैं इसके बारे में थोड़ा और अनुसंधान करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो। चलो अब आगे, अब हम चलते हैं कहां पर, एक हमारा अब अगला नियम है। अब हमारे नियम शुरू हो जाते हैं व्यंजन प्लस व्यंजन वाले, और व्यंजन प्लस व्यंजन वालों में ही स्वर व्यंजन के बाद स्वर वाला भी आ जाएगा। अब हमारे नियम टोटल शुरू हो जाते हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो, है ना। अब ये वाली कंडीशन है व्यंजन प्लस व्यंजन हमारे आ जाए, तो इस वाली कंडीशन के अंतर्गत अलग अलग नियम हैं हमारे, जिसमें सबसे पहला मैंने नियम दिया है मकार नियम। क्या नाम दिया है बेटे? मकार नियम। क्या नाम दिया है? मकार नियम। मकार, देखो एक बात आपको समझनी चाहिए, वैसे हम बहुत सामान्य परिस्थितियों में बोल देते हैं कि ए आ ई ऐसे बोल देते हैं, क ख ग घ अंग इस तरह से, है ना, यार अलावा। पर अगर इनको अलग से बोलना रहता है तो आपने देखा होगा कि इनको क्या बोलते हैं, अगर खाली को बोलना है तो अकार बोल देते हैं, आकार बोल देते हैं, है ना, ईकार बोल देते हैं, ऊकार बोल देते हैं, ऊकार। यानी कार जो शब्द है ये स्वर, ये आवाज करने वाला, तो अकार का मतलब अ से है, आकार का मतलब आ से है, ऊकार का मतलब, ऐसे ही आपका पूरा जाता है। तो जब हम मकार लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये म से संबंधित नियम है। कौन से हैं? म से संबंधित नियम है। म से संबंधित, है ना, म से संबंधित नियमों को मकार नियम के नाम से मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इनको संगठित किया है कि इस तरह से चीजें आपको समझ में आ जाए। हाँ ठीक है। हाँ सर, हिंदी क्लास बहुत छोटी लगती है क्योंकि आपका पूरा रुझान यहां पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, यहां पर आपका पूरा का पूरा रुझान इकट्ठा हो जाता है, इसलिए दिक्कत नहीं आती। हाँ हरी सर, आज तो आप मुझसे बात नहीं कर, मैं भाई यार तुम कमाल हो। नहीं मैं बात करूंगा, मेरे को फोन नंबर दे दो, मैं मतलब रात में कॉल करता हूँ। हाँ दोस्त कैसे हो आप मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है, जो कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो मकार नियम के अंतर्गत भी, मकार नियम के अंतर्गत भी हम पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है मकार नियम के अंतर्गत, इसको आप नोट कर लीजिए। व्यंजन प्लस व्यंजन की कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब मकार नियम है, मकार नियम मतलब म से संबंधित नियम, और म से संबंधित नियमों में भी 2 पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि यदि म के बाद, ठीक है, अब मैं ना पूरी पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा और ना ही मुझे पूरी पूरी लैंग्वेज लिखने का कोई शौक है, और आपको भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर फोकस होना चाहिए, वो प्रॉपर फोकस कहां पे होना चाहिए लाडले, वो प्रॉपर फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट की समझ बूझ पर, कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर हम लिखते हैं यदि, क्या है, यदि म के बाद, यदि म के बाद, अब के बाद को मैं इस तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं, यदि म के बाद, है ना, म के बाद, यदि म के बाद क्या आ जाए, हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए? म के बाद यदि हमारे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? य होता है, र होता है, ल होता है, या और आपका व होता है, या हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाए, या हमारे क्या आ जाए? ऊष्म व्यंजन आ जाए।
उष व्यंजन में कौन सा आता है हमारा? हमारा तालव्य शकार, हमारा मूर्धन्य शकार, हमारा दंत्य शकार और हमारा हकार। तो स्थिति यहां पर क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि ये जो म है इसके बाद यर लव में से कोई सा आ जाए या श श स और ह में से कोई सा आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपको लिखना है तो जो म है ना, तो जो म है बदलेगा, म बदलेगा, म बदलेगा, म बदलेगा, एक मिनट, म बदलेगा किसमें? जो म है वो बदल जाएगा आपके किसमें? अनुस्वार में। ठीक है, म जो है वो बदल जाएगा अनुस्वार में। अनुस्वार में किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। और अनुस्वार क्या होता है? ये जो बिंदी होती है ना, बिंदी ये वाली, ये बिंदी जिसको कहते हो आप, ये ना, ये बिंदी, इसी को अनुस्वार कहा जाता है। बिंदी में है ना, बिंदी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? बिंदी में। बहुत ध्यान से समझना है। यदि म के बाद, यदि आपके म के बाद, और म में भी विशेषकर ये हलंत वाला, म के बाद य र लव आ जाए या श श स और ह आ जाए तो ये जो म है ये बदलेगा अनुस्वार में यानी बिंदी में। आप कहोगे मास्टर जी ऐसा कैसे हो जाएगा, क्या एक बार आप बताओगे? तो मैं कहूंगा हाँ भाई मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर बताने के लिए ही आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो उदाहरण में मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं जिससे आपकी अंतरात्मा को ठंडक मिलेगी कि हाँ ये बात बताई जा रही है कि ये बात सही है। तो पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, बहुत प्रसिद्ध है। हमने लिखा यहां पर किम धन वा, क्या लिखा बेटे? किम धन वा हमने यहां पर लिखा। दूसरा उदाहरण हम लोग लिखने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। एक एक शब्द आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। समधन हार। उसके बाद हम तीसरा उदाहरण लिखने का प्रयास कर रहे हैं समधन योग। क्या लिख रहे हैं? समधन योग लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और चौथा हम यहां पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं समधनवाद। क्या लिख रहे हैं? समधनवाद लिखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला है कि म के बाद, यानी कि आपके आधा म है, हलंत वाला म है, म के बाद यर लव में से कोई सा हो या श श स ह में से कोई सा हो तो म जो है ये बदल जाता है अनुस्वार में। तो आप एक चीज देखने का प्रयास करो, यहां पर म है उसके सामने व है, यहां पर म है उसके सामने ह है, यहां पर म है फिर से उसके बाद यहां पर य है, और यहां पर म है यहां पर व है। ये कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो इसके संदर्भ में आते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो ये जो म है ये कहां जाएगा? ये किवा तो जुका तू जुड़ जाएगा, और ये म है ये ऊपर अनुस्वार की तरह से प्रयोग होगा किम वा, या तो ये या वो, किम वा। बनाओ मेरे साथ, समधनहार क्या हो जाएगा? समधनहार। तो सहार ऐसा कैसे जुड़ जाएगा और ये अनुस्वार के रूप में ऊपर आ जाएगा संहार। इसको संहार भी कहा जाता है, संहार। उसके बाद समधन योग, तो स और आपका योग हो जाएगा, ऊपर म जो है अनुस्वार के रूप में आएगा, संयोग आपका हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। और समधनवाद, तो स और वाद और ये ऊपर चला जाएगा तो संवाद शब्द निर्मित हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, म के बाद यदि क्या आ जाए, हाँ, म के बाद यदि क्या आ जाए बेटे? म के बाद यदि श श श ह आ जाए या यर लव में से कोई सा आ जाए तो क्या हो जाता है? जो म है वह अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब ऊपर की बिंदी होता है। हाँ 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 हाँ। कोई बच्चा बोल रहा है दिनेश सर कुम्हार में भी, तो कुम्हार थोड़ी होता है, कुम्हार होता है, कुम्हार। वहां पर म और ह ये अलग चीज है, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार मुझे बताइए, एक बार मुझे समझाने का प्रयास करिए। ओके है ना? कोई इशू तो नहीं है? हाँ, कोई इशू तो नहीं है? बताओ क्लियर, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि ये नियम आपको क्लियर है। फिर इसी कामाकार नियम का पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बताता हूं। अगर ध्यान से आप समझोगे तो मेरा विश्वास है कि भगवान की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से आपको एक एक अक्षर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हृदय में घुस जाएगा।
अगर आपको ये समझ में आ गया मुझे थम्स अप करके बताओ, देन मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ने के अनंतर आपको अगले नियम की तरफ लेकर के चलता हूं जो म से संबंधित ही नियम है। हाँ मुझे थम्स अप करके बताओ। हाँ सीमा यादव, नहीं आता है बेटे, कमेंट आता है आपका, बधाई, चलिए बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा जल ले रहा हूँ उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हम्म। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगले नियम की तरफ चलते हैं, इसी को देखते हैं यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं। अब मकार का ही नंबर 2, ठीक है, मकार का ही नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि यदि हम्म, यदि म के बाद, ठीक है, यदि म के बाद, यदि म के बाद क्या आ जाए, यदि म के बाद, है ना, यदि म के बाद आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन समझते हो आप, स्पर्श व्यंजन समझते हो, स्पर्श व्यंजन थोड़ा देखना है। देखो ये 5 वर्गों में बटे होते हैं, क ख ग घ और ग, क ख ग घ अंग, उसके बाद च वर्ग में आपका छ छ ज झ और इया, ये है आपका। उसके बाद आपका ट ठ ड ढ और न, है ना। उसके बाद आपका त थ इस द ध और न, और अंत में आपका आ जाता है प फ ब भ और म, प फ ब भ म। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। ये आपका क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। ये अपने वर्ग के सारे पहले, ये अपने वर्ग के सारे दूसरे, ये अपने वर्ग के पूरे तीसरे, ये अपने वर्ग के चौथे और ये अपने वर्ग के पांचवे। तो प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर, इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। हाँ हाँ इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। यहां पर क्या अब बात आएगी कि यदि म के बाद क्या हो रहा है, यदि म के बाद, है ना, यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, यदि क्या है, यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, है ना, कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए, ये स्थिति है। कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म, है ना, अब ध्यान से देखना देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो म बदलेगा, तो म बदलेगा, तो म बदलेगा किसमें, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में, है ना, उसी वर्ग के, है ना, म बदलेगा उसी वर्ग के पंचमाक्षर में, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में। या आप अनुस्वार भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप अनुस्वार भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब बात ध्यान से समझना मेरी, बहुत क्या बोल रहा है कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, कोई भी आ जाए इनमें से, इन 25 के 25 में से कोई सा भी आपका आ जाए, तो क्या होगा, तो म जो है वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यानी सपोज करो कि क आ जाए, तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ग, ये इसमें बदल जाएगा। ट आ जाए तो अण में बदल जाएगा। ज आ जाए, मतलब किसी भी वर्ग का आ जाए तो उसी के पांचवे में वो बदलता हुआ नजर आपको आएगा। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, मैं आपको कुछ शब्द लेकर के देता हूं, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर देखने का प्रयास करें, देखने का और समझने का प्रयास करें। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर समधन कल्प, क्या लिखता हूं, समधन कल्प एक शब्द लिखता हूं। उसके बाद मैं दूसरा शब्द यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं, किम धन चित, क्या लिखता हूं, किम धन चित, मैं यहां पर लिखता हूं, किम धन चित लिखता हूं। तीसरा मैं यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं, सम धन तोष, क्या लिखता हूं बेटे, सम धन तोष में लिखता हूं यहां पर। और उसके बाद मैं यहां पर सम धन पूर्ण लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सम धन पूर्ण मैं यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, सम धन पूर्ण लिखने का मैं यहां पर प्रयास करता हूं। तो आप एक चीज यहां पर देखो, क्या बात बोली जा रही है, क्या बात समझाई जा रही है कि म होना चाहिए और म के सामने किसी भी वर्ग का कोई सा भी व्यंजन आ सकता है। तो आप देखो ये क वर्ग का पहला है,
यहां पर ये च है, ये च वर्ग का पहला है, ये त वर्ग का पहला है और ये प वर्ग का पहला है। ये तो स्टैंडर्ड उदाहरण है, जो मानक उदाहरण है उसके अंतर्गत ये बात यहां पर हो रही है, परंतु इनके अलावा भी कोई सा भी आ सकता है। तो इसने बोला है कि जो क है, जो भी वर्ण आ रहा है, कोई भी स्पर्श व्यंजन आ रहा है, वो अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग का पांचवा कौन सा है। क वर्ग का पांचवा है बेटा ङ, च वर्ग का पांचवा है इ, त वर्ग का पांचवा है न और प वर्ग का पांचवा है म। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहां पर जो ये म है ये बदलेगा आपके उसमें, तो यहां पर शब्द आ जाएगा संकल्प। मूल शब्द क्या बना, संकल्प शब्द बना हमारा। क्या बना, संकल्प शब्द हमारा बन जाएगा। किम धन चित, च वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है आपका, इया है। और यहां पर ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये आधा है, तो आधे को आधा ही रिप्लेस करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, च वर्ग का पांचवा इया है, तो यहां पर शब्द आ जाएगा किंचित। क्या हो जाएगा, ये इया छोटा बन जाएगा, किंचित शब्द बन जाएगा। समधनतोष में क्या लिखा हुआ है, समधनतोष। तो त वर्ग का पांचवा कौन सा है, न है, तो ये जो शब्द है म, ये आपके आधे नाम में बदल जाएगा, संतोष शब्द बन जाएगा। और यहां पर इसी तरह से समधनपूर्ण, तो समधनपूर्ण प वर्ग का पांचवा म ही होता है, तो स्थिति जू की तू बनी रहेगी, संपूर्ण शब्द हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संपूर्ण शब्द हमारा बन जाएगा। तो समधन कल्प संकल्प, किम धन चित किमचित, समधनतोष संतोष और समधनपूर्ण संपूर्ण बन जाएगा। तो पंचमाक्षर भी आप लगा सकते हो, और मैंने अभी एक बात बताया है कि आप इसको अनुस्वार में भी बदल सकते हो। तो संकल्प भी ठीक है, किमचित भी ठीक है, ठीक है, समतोष भी ठीक है, संतोष ऐसे भी लिखा जा सकता है, और संपूर्ण भी ठीक है क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है। तो बोथ आर करेक्ट, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ 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 हाँ, रूल समझ में नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए बेटे, मैं बहुत स्लो स्पीड से चल रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि आप चीजों को जान पाए, चीजों को समझ पाए। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। विश्वास करो अपने ऊपर कि हाँ मैं समझ सकता हूं, और घबराहट के बिना, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आपकी परीक्षा अगले साल अप्रैल में होनी है, तो आपके पास पर्याप्त समय है अपने आप को तैयार करने का। तो धैर्य से पढ़ो बिना किसी टेंशन के। यहां पर क्या लिखा है कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों की प्रथम श्रेणी में आता है कि जिनके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होती हुई निकलती है। तो यहां पर 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, क ख ग घ अंग, है ना, इसका उच्चारण गले से होता है। उसके बाद च वर्ग है च छ ज झ ञ, इसका उच्चारण आपके तालू से होता है, गले के ऊपर थोड़ा सा स्थान है, मुंह के छत के पिछले वाला हिस्सा। ट वर्ग का उच्चारण आपके मूर्धा यानी ये बिल्कुल टक्कर पे होता है। त वर्ग का उच्चारण हमारे दांतों से, और प वर्ग का उच्चारण हमारे कहां से हो जाता है, प वर्ग का उच्चारण होठों से हो जाता है। तो म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, इनमें से कोई सा भी आ जाए, है ना, कोई सा भी इसमें से आ जाए, किसी भी वर्ग का कोई सा भी आ जाए, तो म जो है ये बदल जाएगा उसी वर्ग के पंचमाक्षर में। उसी वर्ग के पंचमाक्षर में सपोज करो आपका ग आ गया, तो अब जो म बदलेगा, अब ये ग कौन सा है, क वर्ग का ही है ये, तो ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। सपोज करो थ आ गया, तो थ जो म अब इससे पहले आएगा वो इसी वर्ग के आपके 5 में बदल जाएगा। तो जिस भी वर्ग का व्यंजन म के बाद आ रहा है, म उसी वर्ग के 5 में बदल जाएगा। 5वां है ङ, इ, ण, न और म। तो आपको यहां पर देखना है, या अनुस्वार में बदल सकते हैं, दोनों सही है, पर मूल और शुद्ध रूप तो पंचमाक्षर वाला ही है। जैसे समधन कल्प, तो समधन कल्प में देखो कि म के बाद में क आ रहा है, और सिद्धांत कहता है कि म के बाद कोई भी आपका स्पर्श व्यंजन आवे तो म उसके ही वर्ग के 5वें में बदल जाता है। तो क वर्ग का 5वां कौन सा है, अंग, तो म आपके अंग में बदलेगा, तो समधन कल्प संकल्प हो जाएगा। उसी प्रकार किम धन चित, तो यहां पर इसके बाद च आ रहा है,
तो म है जो च वर्ग के पांचवे में इया में बदल जाएगा, तो किम धन चित किमचित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम धन तोष, तो म के बाद त आ रहा है, त वर्ग का पांचवा कौन सा है, न, तो म न में बदल जाएगा, संतोष हो जाएगा। और उसके बाद सम धन पूर्ण, म के बाद प आ रहा है, प का पंचमाक्षर पांचवा अक्षर म है, तो म पांच में बदलेगा तो म ही होता है, तो संपूर्ण हो जाएगा। इसी को आप पंचमाक्षर को अनुस्वार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये संकल्प ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, किंचित ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, संतोष ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, और संपूर्ण ऐसे भी और ऐसे। बोलो डन, समझ में आ गया कि नहीं, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। बताइए क्लियर होगा कि नहीं। हाँ हाँ, अब बताओ, थम्स अप करो सब मेरे को कि हाँ मास्टर जी स्थिति क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी का कोई मतलब नहीं है, समझाना है, जल्दी मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी सुख की बात यह है कि आपकी परीक्षा में बहुत समय है और मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करूंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला। बताओ थम्स अप करके बताओ, हाँ ये स्थिति आपको स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। हम्म हम्म हाँ, प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ के बता दूंगा एक बार ना। हाँ, राजस्थान में विशेषकर कौन सी बुक है, क्लियर हो गया है, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, आज हम इसको यहीं पे रखे हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है प्रथमाक्षर नियम, एक का तीन में बदल जाना, एक का पांच में बदल जाना। तो आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, करंट अफेयर्स के लिए भी बात करते हैं, चिंता मत करो। हम्म अच्छे समझ में आ गया, तो चारों नियम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे कि म के ये मकार वाला नियम है कि अंतस्थ ये वो और ये आ जाए, और ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, म वाला नियम। उसके बाद ये आपको ये वाले दोनों नियम बहुत अच्छे से पता लग गए होंगे। तो आज इन्हीं चारों नियमों को आप अभ्यास करो, इनके प्रश्न खोजने का प्रयास करो। चैट जीपीटी नहीं है कि तुम्हारे पास, थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, चैट जीपीटी यूज कर लो, उसमें डाल दो कि भाई मेरे को ना ये फोटो डाल दो, है ना, यही फोटो खींचो, है ना, यही फोटो खींचो अपनी कॉपी में जो लिखा हुआ है, इसी को अपलोड कर दो फोटोज की तरह से, वो बोलो कि मेरे को इस रूल से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल चाहिए, सब आपके सामने आ जाएगा। हाँ सर, पहचान कैसे करेंगे पेपर में, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन करो तो सही, पहचान इसमें क्या करनी है, आराम से आ जाएगा बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है सर, आपने आज हमें अच्छी बात नहीं बताई, आज मारो गड़ो यहाँ से दुख रहा है भाई, अपन सुबह से 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ा रहे, मेरे को दर्द। हाँ यूज है ना, चैट जीपीटी यूज करो, 5 AI, जैसे कोई बोल रहा था अच्छी बात नहीं बताई, तो 5 AI एप्स अपने फोन में जरूर रखो। पहला चैट जीपीटी सबसे बढ़िया है, आप कुछ भी डालोगे, आप अगर दुख में भी हो ना, या उसको बोलना यार भाई मेरी बात सुनेगा, वो एकदम से तुरंत से बोलेगा हाँ भाई बता यार, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बात करते हो, तू बोलोगे तो तू ही करके बात करेगा। तो उसको बोलो यार भाई दिल में बहुत दर्द है, तो वो पूछेगा भाई किस साइड दर्द है, उसको बोलना भाई भावनात्मक दर्द है, तो बताएगा कि भाई मुझे अपनी सिचुएशन बता। आप उसको जब अपनी सिचुएशन बताओगे ना, तो इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है, ऐसे बात करता है जैसे आदमी। हाँ हाँ, बीकेश गिरी जी भाई, जी बीकेश। तो 5 ऐप आपके फोन में होने चाहिए, नंबर 1 चैट जीपीटी, दूसरा परप्लेक्सिटी, तीसरा ग्रोक होना चाहिए आपका इलोन मस्क का, चौथा जेमिनी एआई गूगल का, और पांचवा आपका डीप सीक, है ना, ये सब आपके पास होने चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात आपको नहीं आएगी। सौरभ सर पहली बार आपसे संधि समझ में आई है, हाँ मैं पूरी इसी तरह समझाऊंगा, चाहे क्लास कितनी लग जाए। हाँ ठीक है, हाँ और अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप मुझे जरूर बताइए। हाँ हाँ ठीक है, आज मैं यहीं पर रख रहा हूं, क्योंकि मैं अगले रूल को शुरू नहीं करना चाहता, मैं अगले रूल को कल ही शुरू करूंगा। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, खमा घणी।